नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2025 की विदाई और 2026 के आगमन के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस साल की शुरुआत, विधानसभा चुनाव वाले इस साल की शुरुआत अखिलेश यादव ने जिन मीटिंगों से की, उनमें एक मीटिंग में उनकी चर्चा हुई कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी अब दलित वोट पर फोकस करेगी। इस तरह की खबरें आई कि 84 वो आरक्षित सीटें उत्तर प्रदेश की, उन पर खास फोकस होगा। और बड़ी बात ये कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में जिस फॉर्मूले की जीत का स्वाद चखा, वो विधानसभा में भी वो उतार सकते हैं। यानी उन्होंने सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे, कोई जीता कोई हारा, लेकिन उनका वो प्रयोग सफल माना गया, क्योंकि जो हारे भी वो भी तगड़ी टक्कर देकर हारे। जहां तक मुझे याद आता है, मेरठ में अरुण गोविल के साथ उनकी एक कैंडिडेट हारी थी, और जीत के तो सबसे बड़े प्रतीक बनकर जो सामने आए वो अयोध्या से, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। तो कुल मिलाकर जब अखिलेश यादव अपने पीडीए की धार को और ज़्यादा फोकस करते हुए पीडीए के डी पर अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल बन जाता है कि दलित वोट को अगर अखिलेश साधेंगे, बीजेपी साधेगी, तो फिर मायावती क्या करेंगी। ये पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में अब चूंकि एक एक वोट पर जिसे कहते हैं निशाना है, एक एक वोट के पीछे रणनीति है, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है इसका आकलन करना। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला। ज्ञानेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो यही बुनियादी सवाल जो मैंने अपनी भूमिका में तकरीबन पूछ ही लिया कि अगर अखिलेश यादव दलित वोट को साधेंगे तो फिर मायावती क्या करेंगी। देखिए, बिल्कुल, जब कोई राजनीति में तो वोटर तो उतने ही हैं। जब कोई एक पार्टी किसी खास उस पर फोकस कर लेगी, किसी वोट बैंक पर, तो जाहिर सी बात है जो परंपरागत वोटर जिसके रहे होंगे उसके लिए दिक्कत की बात है। और इस मामले में यही दिक्कत की बात है बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी एक प्रतीक के तौर पर भी और आंकड़ों के तौर पर भी ये माना जाता रहा है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। और 90 के दशक के बाद से वक्त बीतता रहा। हालांकि 2014 के बाद से काफी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन दलित वोटरों के और खास तौर से दलितों में भी जो जाटो वोटर्स हैं, वो तो बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी तादाद में साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए उससे पहले दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी से कुछ परहेज जरूर करता था। लेकिन अखिलेश यादव ने जो रणनीति अपनाई 2022 के चुनाव से ही, उसके पहले से ही 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद से ही ये दिखने लगा था कि दलित वोटरों पर अब किसी और का जो एक कब्जा था, एक या कहा जा सकता पकड़ हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 के बाद से ही लगातार सक्रिय थी और दलित वोटरों पर एक बड़े हिस्से पर, जिसमें जाटों के अलावा, क्योंकि बीजेपी ने जो पहली शुरुआत की थी वो नॉन जाटो दलित और नॉन यादव ओबीसी, इन दो पर फोकस किया हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देखा कि विजय रथ इसकी वजह से लगातार चलता रहा। लेकिन 2022 आने आते आते उसके बाद से जो बदलाव हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहां से ये बात दिखाई दे गई साफ तौर से कि जो दलित वोटरों का एक जो माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें सेंधमारी कर ली है, लेकिन दरअसल समाजवादी पार्टी धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसने भी एक बड़ा उस पर कब्जा जमाया। और उसी का नतीजा था कि 2024 के नतीजे जब आए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। और पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरी बार जो अपने ही बूते यानी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आए, ये जो सपना था उस पर ब्रेक लगा, वो उत्तर प्रदेश से लगा। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पर आ गई संख्या बल के हिसाब से। और ये बड़ा जो फर्क हुआ उसमें तमाम वजहों में एक वजह यह भी मानी गई कि दलित वोटरों ने समाजवादी पार्टी का ज्यादा साथ दिया, और खास तौर से पासी बिरादरी ने। और आपने जो बात कही, ये एक प्रयोग निश्चित तौर से किया अखिलेश यादव ने, उसमें उन्होंने कई सारे प्रयोग किए।
अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर अलग से जो तमाम सेगमेंट्स जो हुआ करते थे उसमें अंबेडकर को भी जोड़ने की कोशिश की, उनके नाम पर भी शुरुआत की। दलित जो तमाम चिंतक हैं, जो प्रतीक हुआ करते थे, जो उससे पहले बहुजन समाज पार्टी उनको लेकर मुखर हुआ करती थी, अखिलेश यादव ने भी उस पर अपनी सक्रियता दिखाई और उसी का नतीजा था कि धीरे धीरे दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ और उसका चलते अयोध्या फैजाबाद की जो सीट थी, अवधेश प्रसाद जब जीते तो वो तो एक तरीके से पूरा एक ऐसे मुख्य चेहरे के तौर पर हो गए, पोस्टर बॉय हो गए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो शिकस्त हुई थी और समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, उसके पोस्टर बॉय के तौर पर अवधेश प्रसाद सामने आए थे। और सुनीता वर्मा की आपने जो बात की, उन्होंने बड़ा तगड़ा मुकाबला दिया था मेरठ में। तो ये जो पूरा जो उन्होंने प्रयोग किया, वो प्रयोग अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे अब वो 2027 की तरफ जब उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो अखिलेश यादव उसी प्रयोग को आजमाते दिखाई देंगे। और इस प्रयोग में जो उनका पीडीए है, उस पीडीए पर तो वो लगातार सक्रिय हैं, लेकिन उस पीडीए के डी पर इस वक्त उनका फोकस ज्यादा बढ़ चुका है। और यानी दलित जो वोटर्स हैं उनके लिए अखिलेश यादव फिर से एक बड़े पैमाने पर अगर प्रयोग करें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जहां पर तमाम जो सामान्य वर्ग की सीट होंगी उसमें वो दलितों को ज्यादा मौका दें। तो ऐसा लगता है कि शायद वो इस टैक्टिक्स पर जरूर काम करेंगे, लेकिन इसका जाहिर सी बात है जब इस पर वो मजबूती हासिल करेंगे, और 2024 के नतीजों ने तो दिखाया ही कि इसका सीधे तौर से खामियाजा अगर संख्या के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर भुगतना होगा तो नंबर 1 पर तो बहुजन समाज पार्टी नहीं भुगता है, उसका तो वोट शेयर ही 2.5 के नीचे उत्तर प्रदेश में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उसकी जो जीत की संभावनाएं थी 2014-2019 में जिस तरीके से उसने एक कमाल किया था 80 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर, वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पिछड़ती हुई दिखाई दी। बिल्कुल। हम मायावती के नजरिए से इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती क्या क्या करेंगी। मैं एक आंकड़ा देता हूं, जो बात आपने कही, आपने 2024 का जिक्र किया, लेकिन दरअसल ये जो गिरावट है ये 2017 से ही शुरू हो गई थी, 2017 से 22 के बीच में। 2017 में मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि 2017 के जो 10 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जाटव वोट, जो बेस वोट जिसकी बात अभी ज्ञानेंद्र कर रहे थे मायावती का, वो 87% मायावती को मिला था। आप समझिए कि जिसे कहते हैं कि एक मुश्त जाटव वोट मायावती की पार्टी को मिला। और 2022 के चुनाव आते आते ये 87% से 65% पर आ गया। और गैर जाटव की जब आप बात करते हैं तो गैर जाटव तो 2017 में 44% था ज्ञानेंद्र, जो कि आधे के बराबर था, और 2022 में तो सिर्फ 27% पर आ गया, और बाकी बचा हुआ 70% गैर जाटव समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बट गया। यानी मायावती अपने बेस वोट से इतनी तेजी से खिसक रही हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि बाकी वोट तो छोड़िए, वो चुनावों के बाद मुस्लिम वोटरों को लताड़ती नजर आई कि भाई उनकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन वो बेस वोट जो कहा करते थे कि मायावती यहां से शुरू करेंगी, 20% से शुरू करेंगी, 19% से शुरू करेंगी, वोट उनका जाटव वोट 2022 में 87 से 65 पर आ चुका है सीएसडीएस के मुताबिक। बिल्कुल, देखिए मायावती इसलिए भी लताड़ जो लगा रही, या उन्होंने बड़ी शिकवे शिकायत की है, तल्ख लहजे में किया मुस्लिम समाज को लेकर, और वो ये बताने की कोशिश की कि 2014 के लोकसभा के हों चुनाव, 2019 के हों, 2024 हों, और या फिर 2017 के विधानसभा के चुनाव हों, 2022 के विधानसभा चुनाव हों, उपचुनाव होते रहे हों, और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज का एकमुश्त तकरीबन वोट समाजवादी पार्टी को गया, बावजूद इसके विकास को रोक नहीं पाए। और वो मायावती बताना ये नहीं भूलती हैं कि 2007 में जब उन्हें 1/4 के करीब मुस्लिम समाज का समर्थन मिला था, तो उन्होंने अपने एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी को उसकी तमाम संभावनाएं रोक दी थी। ये मायावती कई बार उसको प्रत्यक्ष परोक्ष तरीके से कहती रही हैं, और इस बार भी उन्होंने कई बयानों में यही तल्खी जताई और ये बताने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज भले ही साथ दे रहा हो समाजवादी पार्टी का, लेकिन विकल्प तभी बन सकता है जब वो अपना पुराना 2007 का वो जीत का दौर उसको याद दिलाती हैं। लेकिन यहां पर जो गौर करने वाली बात यही है कि जो दलित वोटर्स हैं, 20% के करीब 19-20% जो आबादी है, उसमें से दलित वोटर्स का जो बड़ा हिस्सा है 54% से ज्यादा, वो तो जाटो वोटर्स ही हैं।
और ये वोटर्स बड़ा परंपरागत तरीके से मायावती के साथ ही माने जाते थे। बाकी फिर उसके बाद पासी बिरादरी है, धोबी हैं, फिर और भी कई सारी जातियां हैं, सोनकर हैं, खटिक समुदाय है, कई सारी उसमें से हैं। तो वो सारे जो जातियां हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा एक उनका तबका बड़ा हिस्सा गया था, लेकिन जाटो वोटर्स मायावती के साथ ही रहे थे। और बल्कि ये कहा जा सकता है कि अभी भी 9% के करीब, 9-9.5% के करीब जो मायावती का जो वोट शेयर बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो इन्हीं जाटो वोटर्स की वजह से बचा हुआ है, क्योंकि पासी बिरादरी पूरी तरीके से शिफ्ट कर गई, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन वो बसपा से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास आए, फिर वो समाजवादी पार्टी के पास चले गए 2024 में, तो बड़े पैमाने पर। और इसी का नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में आपने देखे बड़े नतीजों में उलटफेर हुए और समाजवादी पार्टी ने लीड ले लिया। तो ये मायावती की कोशिश है मुस्लिम समुदाय को समझाने के साथ साथ, वो लगातार आप देखिए कि उनकी जो सक्रियता रही है, चाहे अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च करने को लेकर दोबारा कई री-लॉन्चिंग, उनको पार्टी से निकालना, लाना, उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां देना, वो सारी कोशिशें उनकी दलित वोटर्स को ये मैसेज देने की है कि भाई हम अभी भी एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद हैं और हमारी बड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही बात क्यों कहें, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो चंद्रशेखर भी एक बड़े खतरे के तौर पर हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल जाटो वोटर्स की तरफ उनकी भी निगाहें हैं, और बल्कि वो भी एक आइकॉन तो बनी गए हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से उसके लिए उसके थिंक टैंक जो लोग हैं, जो उसके वोट का कैसे बढ़त हो सकती है, कैसे संभावनाएं बन सकती हैं, उनके लिए तो बड़ी चिंताएं बनी होंगी। और हालांकि अभी तक कोई ऐसा फार्मूला होता नहीं दिखाई दिया। और लखनऊ की जो रैली हुई थी बहुजन समाज पार्टी की, रैली से जरूर उम्मीदें जगी। हमने देखा कि उसमें मायावती ने एक तरीके से अपने ही उसी अंदाज में, उसी ताकत के साथ वो दिखाई दी, सत्ता में ना होने के बावजूद, लंबे वक्त से सत्ता से बाहर होने के बावजूद, और हाशिए पर पार्टी कहा जा रहा है, वो उसके बावजूद भी एक बड़ी जो जमावड़ा की बात होती है, वो मायावती ने अपनी ताकत का तो इजहार किया ही। लेकिन अब वो दलित वोटर्स में, खासतौर से जाटो वोटर्स के अलावा बाकी दलित वोटर्स कितना जुड़ पाते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए निश्चित तौर से चिंता का विषय जरूर है, और उस पर उनके यहाँ चिंतन चल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है जी। नहीं, बिल्कुल वही चिंतन, क्योंकि 9 अक्टूबर की रैली के बाद भी मायावती गायब ही हैं। आपने सही कहा कि 9 अक्टूबर की रैली से बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत उम्मीदें जगी कि मायावती अब धड़ल्ले के साथ वापसी कर रही हैं मैदान में, तो चुनाव में भी वापसी करेंगी, लेकिन वो उसके बाद भी गायब ही दिख रही हैं। आपने चूंकि चंद्रशेखर को इसमें जोड़ा, मैं कांग्रेस को भी जोड़ना चाहता हूं। हम 2024 के लोकसभा चुनाव के चश्मे से 2027 को देख रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि बीच में महाराष्ट्र का, हरियाणा का, बिहार का चुनाव आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक बार फिर फिसड्डी ही साबित हुई, कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन यह बात भी तो सही है कि 2023 के बाद, यानी लोकसभा चुनावों से पहले, राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और उसके बाद वो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का जो पूरा नैरेटिव था, यानी एक नेशनल पर्सपेक्टिव में राहुल गांधी ने दलित वोटरों के बीच में, दलित बिरादरी के बीच में अपना ग्राफ बहुत ऊपर किया। वो बिहार में जाते थे, दलित हॉस्टल में चले जाते थे, वो बिहार, यूपी में भी उन्होंने कई बार ऐसा किया, मुंबई में जाते हैं तो वो चमार स्टूडियो में चले जाते थे। तो वो साफ तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे तो प्रेसिडेंट हैं जो दलित समुदाय से आते हैं कांग्रेस पार्टी के, साफ तौर पर नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी को 2022 के आंकड़ों से तो हम नहीं देख सकते, जहां 1% 2% वोट उन्हें दलितों का मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। 2027 में स्थितियां अलग हैं, और अब वो जब अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ रहे होंगे, तो ये तो एक और दोहरी चुनौती बन जाती है मायावती के लिए। आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें प्लस करेगी? देखिए, कांग्रेस के लिए तो एक ही बात है कि कांग्रेस 90 के दशक से पहले उत्तर प्रदेश में जो उसका जो वोट पूरा बैंक हुआ करता था, या जीत की गारंटी जो होती थी उसकी, उत्तर प्रदेश में से लेकर तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश की खास तौर से हम बात करें कि यहाँ पर तो सीधे तौर से जो दलित थे, सवर्ण थे, और सवर्णों में ब्राह्मण या तमाम दूसरी जो उच्च जातियां हैं, और उसके साथ ही मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था, और इसके बुलते ही कांग्रेस का परचम फहराता था। और जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो एक तरीके से उन्होंने ताकत हासिल की, वो तो पहले तो कांग्रेस के ही वोटर्स, उन्हीं का वोट शेयर जो था उसको उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने हिस्से में, अपने पाले में किया। और बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के वोटों पर एक मुश्त, एक तरीके से कब्जा लंबे समय तक जमाया रखा, और अपरिहार्य माना जाता था एक समय तक, और माना ही जाता था कि बहुजन समाज पार्टी ही कुछ, दलितों की जब बात आती थी तो उसकी एक बड़ी प्रतीक के तौर पर मायावती ही होती थी, और बहुजन समाज पार्टी के तौर पर मानी जाती थी। लेकिन
बदलाव हुआ, एक दशक से ज्यादा वक्त हो गया उत्तर प्रदेश में, 2014 की बात से ही हम बात करें, 2012 में भी ऐसा दिखाई दिया था। जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उसमें कुछ दलितों का जो मायावती के पास से खिसकना तो शुरू ही हो गया था। हालांकि 2007 से 2012 के बीच में जो कई सारे काम मायावती ने किए, बस बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने वो सारे काम, उसके बावजूद भी वोट शेयर जो था उनका खिसकना शुरू हो गया 2012 से ही, और 2014 से होते होते 2024 तक आते आते तो बड़ी स्थितियां बदल गई। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊंगा, याद कराऊंगा कि आप देखिए 2019 में जो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी ने गठजोड़ किया था, तो उसकी वजह से एक बड़ा एक बदलाव उम्मीद की गई थी, और वो उम्मीद की गई थी 1993 वाले तरीके से, यानी जो जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आए थे, यानी मुलायम सिंह यादव उस वक्त का दौर था और कांशीराम, वो उस दौर में साथ में आए, और 164 सीटों में से 67 सीटें बीएसपी ने हासिल की थी, 256 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी, और उसमें 109 सीटें हासिल की थी। तब 425 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और उसके बाद कुछ और समर्थन से उन्होंने सपा बसपा की वो सरकार बनी थी। हालांकि फिर उसी के बाद से बदलाव हुआ, और आपको सबको पता ही है कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड हुआ, और उसके बाद एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्य धारा में दो पार्टियां बनी रही हो, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और कांग्रेस और बीजेपी, ये पूरा एक लंबा दौर रहा, दशकों का दौर रहा, 2 दशक का दौर तो कम से कम दिखाई दिया, जहां पर ये एक साथ ये एक बगलगीर हुए दिखाई दिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी आपका फ्रेम बीएसपी के साथ, और मुख्य हो सकेगी। और 2019 में जो बदलाव हुआ, 2019 में तो एकदम लोगों को लगा कि आप देखिए 2019 का जो एक गठजोड़ हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, अंक गणित के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अंक के हिसाब से दलित यानी बीएसपी के साथ ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, मुस्लिम का बड़ा हिस्सा वो समाजवादी पार्टी के साथ, ये दो पार्टियां साथ में आई, रालोद को 3 सीटें दी, 38 सीटों पर बीएसपी लड़ी, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और अमेठी और रायबरेली इन 2 जगहों पर उन्होंने समर्थन कांग्रेस को दिया। तो ये एक तरीके से 4 जो दल, क्योंकि कांग्रेस तो अमेठी रायबरेली तक ही लड़ाई हो गई थी 2019 तक, तो वहां पर इनको समर्थन अगर सपा बसपा दे रहे थे, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रालोद और कांग्रेस, ये 4 एक साथ हुए थे। और तब माना गया था कि अगर अंकगणित के हिसाब से देखेंगे तो पलड़ा तो 50% से ज्यादा जो जातियों का, समर्थकों का जो वोट शेयर है, उस हिसाब से वोट शेयर के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से 50% से ज्यादा वोट शेयर आना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी 37 सीटों में भी सिर्फ 5 सीटें जीती थी, वो भी सैफई परिवार के ही लोग जीत पाए थे। और हालांकि बहुजन समाज पार्टी का खाता जरूर खुला था 2014 में, 2024 के मानंद ही 0% ही थी, तब 10 सीटें जीत ली थी। तो ये माना गया था कि दलितों के साथ साथ मुस्लिम और कुछ ओबीसी, कुछ वोटर्स मिले थे, इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने इतनी बढ़त हासिल की। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने तब भी बढ़त ले ली। तो इसलिए इस हिसाब से आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी दलित वोटरों के साथ भले ही उसका नाता जोड़ा जाता रहा हो, और 2012 तक तो एक सही भी था, लेकिन बदलते दौर में खासतौर से मोदी युग आया भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस से पहले तो सपा बीएसपी ने उन दलित वोटर्स को हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी के पास गए, फिर अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ज्यादा रस्साकशी दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी तो फिलहाल ऐसा कुछ करते अभी तो नहीं दिख रही है कि जिसमें दलित वोटर्स में जाटों के अलावा बाकी दलित जो वोटर्स हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट रहें। ये ऐसा होता अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। 2026 में सक्रियता और दिखेगी, तब पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी दरअसल क्या चाहती है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में तो तमाम आयोजन कार्यक्रम अपने किए, उसके जरिए वो सक्रिय होते दिखाई दिया, खबरों की सुर्खियों में जरूर आए, लेकिन वो जो लगातार दिखना चाहिए था, जमीन पर जो पकड़ होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें होती दिखाई नहीं थी। खुद प्रियंका गांधी भी आप देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से बहुत सक्रिय हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर एक मुखर हुआ करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कम से कम उस तरीके की सक्रियता नहीं दिखाई दी। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को फायदा हुआ, 2024 में 6 सीटें हासिल हो गई उन्हें, लेकिन यही माना गया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठजोड़ था, और इसी वजह से उन्हें
दलित, मुस्लिम और ओबीसी ये बिरादरियों ने समर्थन कांग्रेस को किया, यानी जो उनका खुद का अपना परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, वो इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की वजह से फिर से नजरें इनायत हुई और 6 नहीं सीटें तो कांग्रेस में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई मैं थी। जी 2019 से अपने अगले सवाल का लीड ले रहा हूं कि चलिए 2019 में जब हमने देखा कि मायावती को तो 10 सीटें मिल गई, अखिलेश यादव सिर्फ सफाई परिवार की समाजवादी पार्टी सफाई परिवार ही सीटें ले पाया, तो वहां से ये कहा गया कि दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है गठबंधन के बावजूद भी। तो अब अगला सवाल मेरा यही है कि अखिलेश यादव इतना फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन दलित वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, यही बात है कि 2019 का जब गठजोड़ हुआ, तब उसके बाद से जब टूटा, तो वहीं पर मायावती ने उसी बात को जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भाई हमको हमारे वोटर्स ने, हमारे यानी जो हमारे जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे कमिटेड वोटर्स हैं, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम वोटर्स थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक अभी जो प्रयोग है, जो हम जिस पर बात कर रहे हैं कि वो सामान्य सीटों पर दलितों को भी मौका देंगे, वो दलितों पर ज्यादा फोकस करेंगे, हालांकि कई और बिरादरियां हैं उन पर भी फोकस करेंगे, और ये भी कहा गया कि वो एमवाई का जो समीकरण है उससे उभरना चाहते हैं अखिलेश यादव। तो शायद मुस्लिम और यादव पर जो उनकी ज्यादा उनका फोकस माना जाता था समाजवादी पार्टी का, उसमें कुछ कटौती हो। लेकिन यहीं से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि यहीं से वो रास्ता जाता है जो सामान्य अंकगणित बदल कर वोटों वो है दो करते हैं। जो हम आंकड़ों की बात मैथमेटिकली देखते हैं, वो दरअसल वहां पर सामाजिक तरीके से ताने बाने में कहां पर फिट होता है वो समीकरण। और ऐसा कई जगहों पर हुआ, जो 2014 के बाद से भी दिखाई दिया, 2017 में, 2019 में, 2022 में भी दिखाई दिया, और कई बार मौके पर ऐसा नजर आया कि जो चाहे यादव वोटर्स हो और दलित हो, वो कई जगह पर क्या मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, और कितना अगर अखिलेश यादव तो समर्थन मान लीजिए उन्होंने फोकस किया भी, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना उसका असर होगा। उत्तर प्रदेश में दरअसल एक और नया ट्रेंड भी विकसित हो गया है, और वो ट्रेंड ये है कि अब पार्टी के बजाय कई ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जाता है कि आप किस जाति को वो कोई कौन देगा टिकट। मान लीजिए अगर किसी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुर्मी बिरादरी का दिया, तो कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जाएगा, सवर्ण को दिया तो फिर वो उस पार्टी के साथ जाएगा। तो वहां पर कौन सी पार्टी के बजाय लोगों में जाति को लेकर भी एक अफेक्शन सा दिखाई देता रहा है। और ऐसे में अगर मान लीजिए वो प्रयोग कर भी रहे हैं अखिलेश यादव, तो कई सारी उसके साथ खतरे भी जुड़े हुए हैं। खतरों में तो कई ऐसी सीटें, कई ऐसे चुनावों के पीछे के दौर में ऐसा दिखाई दिया, उपचुनाव में भी दिखाई दिया, जहां पर यादव बहुल्य जो सीटें थी, जहां पर माना जाता है कि वो परंपरागत वोटर है समाजवादी पार्टी के, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की। तो ऐसे में भले ही समीकरण के हिसाब से, अंगणित के हिसाब से आप चेहरा बैठा देते हो, लेकिन नीचे कितना ग्राह्य होगा, नीचे कितने जो समर्थक वोटर हैं वो कितना आपस में वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक ये भी बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में तो मौजूद ही रहेगा। जी बहुत ही जनरली लोग पूछते हैं सीधा सीधा सवाल कि क्या 2027 के चुनाव में मायावती गायब भी हो जाएंगी? जिस हिसाब से हम जो जहां पर सीधा सीधा दो पार्टियों में टक्कर है, वहां तो दो पार्टियों में टक्कर हम देखते ही हैं। दिल्ली जैसे स्टेट में जहां 3 पार्टियां हैं, वहां भी 2 पार्टियों में टक्कर होती है, और जहां गठबंधन है, महाराष्ट्र हो चाहे इवन बिहार हो, जहां गठबंधन है वहां गठबंधनों में टक्कर होती है। उत्तर प्रदेश में मायावती की शक्ल में एक तीसरा कोण खुलता है, या और भी पार्टियां, चंद्रशेखर और बाकी लोग। तो क्या जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी और उनका गठबंधन और अखिलेश यादव और उनका गठबंधन जिस तरह से अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, तो क्या इन्हीं दोनों में बंट जाएगा जो भी हार जीत होनी होगी, और मायावती जो है वो रहा सहा उनका जो वोट है, वैसे तो वो 0 पे ही हैं लोकसभा में, लेकिन बिल्कुल ही 2027 में वो और नीचे चली जाएंगी? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के लिए तो वाकई में चुनौती तो है ही। वो प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की चाहे विधानसभा और विधान परिषद से भी उनका सदस्य अब कोई नहीं है, वहां से भी नुमाइंदगी खत्म हो गई, राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा से भी खत्म, हाँ वहां पर भी खत्म 2026 में हो रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती तो उनके लिए है ही। अब मैंने वही बात कही कि 2026 में अगर बहुजन समाज पार्टी सक्रियता के साथ दिखाई देगी, तभी उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति बनेगी, और तब ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी तमाम अटकलें लग रही हैं। देखिए 2022 के भी चुनाव में हमने एक बात देखी थी कि कांग्रेस का झुकाव उसके बाद से भी बहुजन समाज पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता में था, अगर उनके साथ कुछ गठजोड़ होता है, और उसका बड़ा इंतजार भी किया गया था।
तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का ये तो माना जाता है कि दलितों में एक उनकी एक मायावती एक अभी भी एक बड़ी नेता के तौर पर, बड़े पसंद के तौर पर भी हैं। लेकिन अगर उनकी सक्रियता नहीं होगी तो फिर उनके पास, दलित वोटर्स के पास जो विकल्प होगा, फिर तो कहीं किसी जगह पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, कहीं पर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकेंगे। तो ऐसे में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बहुजन समाज पार्टी सक्रिय होती है, एक विकल्प के तौर पर दिखाई देती है, तब तो स्थितियां बदलेंगी। वरना तो मुकाबला जैसे 2024 में होता दिखाई दिया कि सीधे तौर से एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, यानी वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिलहाल तो उसके साथ दिखाई दे रही है। अभी अटकलें तमाम लग रही हैं कि शायद समाजवादी पार्टी क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से साथ आ सकेगी, कांग्रेस के साथ मिलकर ये फिर से एक साथ कुछ करेंगे। तो ये तमाम कोशिशों को लेकर अटकलें, संभावनाएं, कयास लग रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि इस 2026 में मायावती किस तरीके से सक्रियता दिखाएंगी, पंचायत चुनाव में क्या गुल खिलेगा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कितने एक्टिव होंगे, जमीन पर कितना काम करते दिखेंगे। ये सारी चीजों का जब तस्वीर साफ होगी, उसके बाद से ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 का मुकाबला सिर्फ दो ही दलों के, दो ही मुख्य खेमों के बीच होगा, या फिर उसमें तीसरा कोण भी बहुजन समाज पार्टी के तौर पर दिखाई देगा। हाल फिलहाल की अगर आप बात करें तो 9 अक्टूबर की रैली के बाद से बहुजन समाज पार्टी की बैठकें बहुत सारी हुई, चर्चा उनकी हुई, खबरों में सुर्खियां बनी। लेकिन आकाश आनंद और उनके कुछ और बाकी लोगों को जिम्मा देना या उनकी नियुक्ति को लेकर ही चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं दिखाई दिया कि वो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फिर से सक्रियता अपनी दिखाएगी और फिर से वो 2007 का जो उनका दौर है वो 10 साल बाद फिर से 2027 में दोहराएंगे। ऐसा होता अभी दिखाई नहीं दिया। तो हाल फिलहाल की अगर आप बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी फिलहाल तो हाशिए पर ही दिखाई दे रही है। मुकाबला अगर होगा भी तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ के दल, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में अभी के हिसाब से दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी आती है तब ही जाकर उसकी सक्रियता होगी, तब तीसरा कोना बनेगा, तब फिर समीकरणों में थोड़ा सा बदलाव होगा। कहीं पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकेगा, कहीं पर भी ये कहा जा सकता है कि अगर सक्रिय भी होती है बहुजन समाज पार्टी तो कोई बहुत बड़ा ऐसा चमत्कार कर देगी कि वो फिर से 2007 का कोई किस्सा दोहरा दिया जाएगा। ऐसा होता तो अभी दिखाई ही नहीं देता है। बिल्कुल। 9 अक्टूबर 2025 की लखनऊ रैली में मायावती ने जिस तरह के सुर्खियां बटोरी और जिस तरीके से उम्मीदें जगाई, उसके बाद फिर वो थोड़ी बंद दरवाज़ों में तो हो सकता है कोशिशें हो रही हों, लेकिन ज़मीन पर वो होती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सामने 2027 का विधानसभा चुनाव वाकई एक इतनी बड़ी चुनौती है कि वो जहां पर 10% से नीचे लोकसभा में जो उनका वोट जा चुका है, वहां से वो किस तरह वापसी करती हैं, कैसे पहले अपने परंपरागत दलित वोट को हासिल करती हैं और फिर उसमें बाकी वोट ऐड करती हैं ताकि वो एक प्रभावशाली भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में निभा सकें। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ज्ञानेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।